हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा फिजिक्स में टॉपिक है फोर्स। तो फोर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ टू फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 5 न्यूटन आर अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट। कि कोई एक वस्तु है, उस पर दो बल लग रहे हैं। एक बल लग रहा है 5 न्यूटन का, दूसरा बल लग रहा है 10 न्यूटन का, और एक ही दिशा में लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो इस पर जो टोटल फोर्स लगेगा वो कितना होगा। तो एक कितना है 5 न्यूटन, दूसरा है 10 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है, जो कुल बल लगेगा उसका फॉर्मूला होता है √F1² प्लस F2² प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू में कोस थीटा। ये पूरा हमारा अंडर रूट में रहेगा। तो F1 हमें दे रखा है 5 न्यूटन, F1 5 न्यूटन, F2 10 न्यूटन, और थीटा अगर एक ही दिशा में है, दोनों पैरेलल हैं, तो उनके बीच एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ से ये हो जाएगा, टोटल हम F निकालें तो √F1² प्लस F2² कोस थीटा की वैल्यू 1 होगी, तो ये हो जाएगा 2F1 F2। तो यहाँ से ये क्या हो गया, F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो अंडर रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा F1 प्लस F2। तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, 10 + 5 = 15 न्यूटन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज रेज्ड टू हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट इज द सेम एज। कि कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान दे रखा है हमें m, और उसे h ऊंचाई तक उठाना है। तो वस्तु को उठाने के लिए मिनिमम कितने फोर्स जो है उसकी आवश्यकता होगी। तो किसी भी वस्तु को h ऊंचाई तक उठाने के लिए जो न्यूनतम बल की आवश्यकता होती है वो उसकी होती है उसके वेट के इक्वल, कि उसका वजन कितना है। तो उसके वजन के बराबर उसमें फोर्स लगाएंगे तो उसको हम उठा सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, कि वस्तु के वजन के बराबर उसमें न्यूनतम बल लगाना आवश्यक होगा। नेक्स्ट, व्हेन ए रिपल्सिव फोर्स F इज अप्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन विल बी। कि जब एक रिपल्सिव फोर्स F विपरीत दिशा में लागू किया जाता है तो दोनों दिशाओं के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स इस तरफ लग रहा था, उसमें रिपल्सिव फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया F, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में F लगाना स्टार्ट कर दिया, तो इन दोनों के बीच कौन कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 180 डिग्री का कोण इनके बीच में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल यूनिट्स चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि कोई भी जो फिजिकल यूनिट है, किसी वस्तु की भौतिक मात्रक है, उसको विश्राम की स्थिति या समान गति को बदलता है। तो कौन सी भौतिक राशि है जो उसकी विश्राम की स्थिति या समान गति जो है उसको बदलता है। हम एग्जाम्पल के लिए कि हमारे पास कोई एक वस्तु है, वो क्या है, विश्राम की अवस्था में है। विश्राम की अवस्था में है यानी कि वो जो है रेस्ट में है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। तो उसकी स्थिति को बदलने के लिए, उसकी स्थिति को बदलेंगे तो क्या होगा, इसको हम गति में लाएंगे। तो इसकी स्थिति को बदलने के लिए हमें इस पर क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। और एक दूसरी वस्तु है जो कि गति कर रही है, तो उसको रोकने के लिए भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। तो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए, चाहे वो विश्राम की स्थिति में, चाहे तो यानी कि चाहे वो रेस्ट में हो या वो मोशन में हो, तो उसकी स्थिति को चेंज करने के लिए हमें कौन सी फिजिकल यूनिट की आवश्यकता होती है, बल की। हमें उस पर क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ता है। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड व्हेन देयर इज नो ऑन इट। कि कोई भी वस्तु है वो निरंतर गति से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, जब उस पर कोई जो है क्या नहीं होता है। तो कोई भी वस्तु है वो निरंतर गति से चल रही है, इसका मतलब ये है कि उस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। अगर किसी भी वस्तु पर बल लगेगा तो वो एक जो है किसी भी निश्चित दूरी तक जाके वो रुक जाएगी, वो निरंतर गतिशील अवस्था में नहीं रहेगी। तो यदि वो निरंतर गति कर रही है, कांस्टेंट मोशन में है, तो इसका मतलब है कि उस पर कोई बल नहीं लग रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर अलोन इन नेचर, कि इनमें से कौन सी भौतिक राशि ऐसी है जो प्रकृति में अकेली अवस्था में नहीं पाई जाती है। तो इसमें से हम बात करें तो हम जानते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। कौन सा जानते हैं? न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक बल की एक प्रतिक्रिया होती है। यदि किसी वस्तु पर कोई बल लग रहा है तो उस क्रिया की एक प्रतिक्रिया होगी। इसका मतलब ये है कि कोई जो ऑब्जेक्ट है उस पर कोई फोर्स लग रहा है F1, तो जो ऑब्जेक्ट है वो विपरीत डायरेक्शन में जो है एक फोर्स लगाएगा F2। तो यहाँ पर क्या है, दो फोर्स लग रहे हैं, और ये हमेशा होता है नेचर में कि किसी भी वस्तु पर एक फोर्स लगाया जाएगा तो वो वस्तु उसी क्वांटिटी में जो है दूसरा फोर्स लगाती है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है। तो जो फोर्स है वो हमेशा उसमें हम कह सकते हैं कि एक पेयर में पाए जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा बल। तो बल जो है वो कभी भी नेचर में जो है अकेला नहीं पाया जाएगा, हमेशा उसका एक पेयर होगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, एक फोर्स होगा एक उसका रिएक्टिव फोर्स होगा। ठीक है। नेक्स्ट है इन द फोर्स इक्वेशन F इज इक्वल टू, बल समीकरण में F किसके बराबर होता है? तो F के बारे में हमने कल बात की थी। F इज इक्वल टू होता है ma। क्या होता है? F इज इक्वल टू ma। और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? न्यूटन के दूसरे नियम से। न्यूटन के दूसरे नियम से हमें ये इक्वेशन मिलती है F इज इक्वल टू ma। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ बैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि कोई भी वस्तु है उस पर संतुलित बल लगाया जा रहा है तो उसका क्या प्रभाव होगा। फर्स्ट तो ये कि संतुलित बल क्या होता है। संतुलित बल ये है कि यदि कोई वस्तु है उस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन से उस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, लेकिन इन सब बलों का जो परिणामी बल होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, परिणामी बल यदि 0 है तो उसको हम कहेंगे संतुलित बल। रिजल्टेंट फोर्स यानी कि यहाँ पर F1, F2, F3, F4, F5, F6 एंड और भी बहुत सारे यदि किसी वस्तु पर जो है फोर्स लग रहे हैं, लेकिन यदि हम उस पर रिजल्टेंट फोर्स निकालें तो रिजल्टेंट फोर्स उसमें क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। परिणामी बल 0 है तो वो हो जाएगा संतुलित बल, उसको हम क्या कहेंगे? संतुलित बल कहेंगे। तो किसी भी वस्तु पर संतुलित बल लगाने से यदि रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो पहली बात तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसकी गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यदि कोई वस्तु है उस पर लगने वाला फोर्स ही 0 है, रिजल्टेंट फोर्स ही 0 है, तो वो ना तो मूव करेगी, और अगर वो वस्तु मूव कर रही है तो ना ही वो रुकेगी। ठीक है। गति की दिशा में यानी कि यदि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन यदि इस पर फोर्स नहीं लगेगा तो इसकी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगी और ना ही इसकी गति में परिवर्तन होगा। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए। बचा कौन सा? वस्तु के आकार में परिवर्तन। यदि किसी वस्तु पर संतुलित बल लगता है तो सिर्फ वस्तु के आकार में परिवर्तन होता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, कि तनाव का प्रभाव, तनाव या इसको हम कह सकते हैं प्रतिबल, क्या कहेंगे? प्रतिबल। तो प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल यदि हम फॉर्मूले में समझें तो प्रतिबल होता है बल बटा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ये होता है प्रतिबल, कि जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उस पर कितना बल कार्य कर रहा है उसको हम कहेंगे प्रतिबल। तो यहाँ से प्रतिबल किस पर जो निर्भर कर रहा है? एक तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर और एक बल पर। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, ये क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। और इसका ऐसा ही मात्रक भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा न्यूटन बटे क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, ये प्रतिबल का ऐसा यूनिट हो जाएगा और ये क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल बी एप्लीकेबल व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 kg मास कैपेबल ऑफ मूविंग फ्रीली कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, कि कोई 10 किलोग्राम की वस्तु है और वो स्वतंत्र रूप से गति कर सकती है जब उस पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाए। तो इनमें से कौन सा कथन सही होगा? पहला दे रहा है कि जो बॉडी है हमारी इसको हम निकाय लिखेंगे, ना कि शरीर। निकाय या वस्तु लिख सकते हैं। तो जो हमारी वस्तु है वो 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलेगी।
हमें क्या दे रखा है, m दे रखा है 10 kg, फोर्स दे रखा है हमें 10 न्यूटन। इसमें पहले में हमें दे रखा है गति, ठीक है, दूसरे में दे रखा है त्वरण। तो यहाँ से यदि हमें बल दिया है और द्रव्यमान दिया है तो हम त्वरण निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं F इज इक्वल टू होता है m इंटू ए। एफ दे रखा है 10, m इंटू में m है 10, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमें 10 न्यूटन दे रखा है, m 10 दे रखा है, a की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 10 से 10 कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण कितना आ रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन सी में ये दे रखा है कि जो भी हमारी वस्तु है वो 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से गति करेगा। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेबल्ड बाय बोथ द एंड्स एंड द फोर्स अप्लाइड ऑन इट इज कॉल्ड, कि यदि कोई वस्तु है उसके दोनों सिरों से पकड़कर उसको यदि खींचा जाए, कि हमारी कोई एक वस्तु थी, इसके दोनों सिरों को हम इधर से भी खींच रहे हैं और इधर से भी खींच रहे हैं, तो उस पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे। तो इसमें जो बल लग रहा है उसको हम कहते हैं खिंचाव, स्ट्रेच। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg और ए पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, कि एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, द्रव्यमान कितना दे रखा है 5 kg की वस्तु पर 2 सेकेंड तक एक बल लगता है। कितने टाइम तक लग रहा है, 2 सेकेंड के लिए। तो टाइम कितना दे रखा है हमें, 2 सेकेंड। इससे वस्तु की गति 4 मीटर प्रति सेकेंड से 7 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि जो अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग को हम डिनोट करेंगे यू से। आगे हमारे जो भी क्वेश्चन रहेंगे, जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, यू से। तो प्रारंभिक वेग कितना है, पहले 4 मीटर प्रति सेकेंड से वो जो वस्तु है हमारी वो गति कर रही थी, उसके बाद उसका जो वेग बढ़कर हो जाता है 7 मीटर प्रति सेकेंड। तो अंतिम वेग को हम दर्शाएंगे v से। तो ये है 7 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें पूछा है कि इस पर जो लगने वाला बल है वो कितना है। तो बल क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। तो m तो हमारे पास है, हमें चाहिए a। तो a निकालते हैं। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन हो जाएगा v माइनस यू अपॉन में t। तो v दे रखा है 7 माइनस 4/2। तो यहाँ से F इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया A। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 1.5, तो ये आ जाएगा 7.5 न्यूटन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसमें हमने क्या किया है, द्रव्यमान दिया था, समय दिया था और 2 वेग दिए हैं, एक प्रारंभिक वेग दिया है, एक अंतिम वेग दिया है। तो इनसे पहले हम त्वरण निकाल लेंगे v माइनस यू बटे टी, और फिर जो है बल के फॉर्मूले में रख देंगे तो हमें बल मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो क्या दिया है कि एक क्रिकेट बॉल है, उसका द्रव्यमान दिया है 100 ग्राम, तो हमें ग्राम में दिया है। तो किसी भी यूनिट को यूज़ करते टाइम पहले उसके जो मात्रक हैं उनको ध्यान में रखना है। तो 100 ग्राम है, इसको हम पहले केजी में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.1 kg। यू दिया है 30 मीटर प्रति सेकेंड, खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकेंड में रोकी जाती है। तो कितने सेकेंड में टी कितना हो गया, 0.05, ठीक है। ये कह रहा है रोकी जाती है, तो रोकने पर उसका वेग क्या हो जाएगा, 0। तो अंतिम वेग क्या है, 0। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल कितना है, औसत बल पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें पहले क्या चाहिए, ए चाहिए, त्वरण। तो त्वरण के लिए हम क्या करेंगे, 0 माइनस 30 बटे में 0.05। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास 600 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर माइनस का, ठीक है। तो F इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 0.1 इंटू 600। तो F इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 60 न्यूटन। तो ये हो जाएगा F, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg। कि 100 न्यूटन का बल लग रहा है, यहाँ पे बल दे रखा है और द्रव्यमान दे रखा है 50 kg, और त्वरण हमें पूछ रहा है कि उस पर लगने वाला त्वरण कितना होगा। फॉर्मूला हमें सेम ही यूज़ करना है। इसमें F दिया है, M दिया है 50 और A निकालना है। तो यहाँ से A कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ में 3 क्वांटिटी है, F, M और A। कोई भी 2 क्वांटिटी देख के तीसरी
पूछ सकता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डेस्पाइट वर्किंग ऑन ए सब्सटेंस द क्वालिटी टू नॉट चेंज इन द शेप इज कॉल्ड। तो हमें यहाँ पे दोनों ऑप्शन का यूज करना है। तो पहला है बाहरी आयतन, चाहे बाहरी आयतन किसी पदार्थ पर कार्य कर रहा हो। तो आयतन तो किसी पदार्थ पर कैसे कार्य करेगा, तो पहला तो है कि उसमें जो है उस पर फोर्स कार्य करेगा। तो ये ऑप्शन कट हो गया और ये ऑप्शन कट हो गया। अब हमारा बचा है बी और सी। तो यदि कोई बाहरी बल किसी पदार्थ पर कार्य कर रहा है और उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो उसको हम कहेंगे कठोरता, उसको रिजिडिटी कहा जाता है। कि कोई भी वस्तु है उस पर बाहरी बल लग रहा है लेकिन उसकी मूल अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो उसको क्या कहेंगे, रिजिडिटी, कठोरता। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया है 10 kg मीटर सेकेंड इनवर्स चेंजेस इन द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट in 0.02 सेकेंड, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज। कि कोई वस्तु है उस पर जो है टी समय में यानी कि 0.02 सेकेंड और 10 किलोग्राम प्रति सेकेंड परिवर्तन हुआ उसके संवेग में। संवेग में परिवर्तन कितना दिया है, संवेग में परिवर्तन दिया है 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये हमें संवेग में परिवर्तन दिया है और बल पूछा है। तो न्यूटन का दूसरा नियम या गति का दूसरा नियम से हम जानते हैं बल होता है संवेग में परिवर्तन अपॉन में समय। तो संवेग में परिवर्तन दिया है 10 और समय कितना दिया है 0.02। तो यहाँ से ये आ जाएगा 500 न्यूटन। तो कितना बल लग रहा है, 500 न्यूटन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। कि कोई वस्तु है और उस पर असंतुलित बल लग रहा है, असंतुलित बल, तो उसका प्रभाव कौन सा नहीं होगा। किसी वस्तु पर असंतुलित बल लग रहा है यानी कि उसका जो परिणामी बल है, परिणामी बल शून्य नहीं होगा। संतुलित बल में हमने क्या बात की थी कि जो परिणामी बल होता है वो शून्य होता है और जिसमें परिणामी बल शून्य नहीं होता है वो कौन सा हो जाएगा, असंतुलित बल। तो परिणामी बल शून्य नहीं है यानी कि उस पर कुछ ना कुछ बल लग रहा है। तो बल लग रहा है तो वस्तु की गति में परिवर्तन होगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, स्थिर अवस्था में परिवर्तन होगा, उसकी गति की दिशा में परिवर्तन होगा। तो इन सब चीजों में परिवर्तन होगा। तो वस्तु की गति में परिवर्तन होगा, इसमें गति की दिशा में परिवर्तन होगा। सी दिया है कि वस्तु की गति में परिवर्तन नहीं होता, तो ये हमें गलत दिया है क्योंकि गति में परिवर्तन होता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी उसकी स्थिति में भी परिवर्तन होगा यदि असंतुलित बल लग रहा है। नेक्स्ट है व्हेन टू इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बिकम्स। कि जब दो समान बल एक वस्तु पर कार्य कर रहे हैं तो उस पर विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं, तो शरीर पर कार्य करने वाला बल क्या होगा। कि कोई एक वस्तु है उस पर दो बल लग रहे हैं लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा। और ये जो है वो दोनों समान है यानी कि F1 इज इक्वल टू F2 है, दोनों बराबर हैं लेकिन लग वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहे हैं, तो इस पर लगने वाला बल हो जाएगा 0, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑलवेज। दो वस्तुओं के बीच बल हमेशा कैसा होगा। दो वस्तुएं हैं उन पर लगने वाला बल समान होगा और हमेशा विपरीत दिशा में होगा। तो कौन सा हो जाएगा, समान और विपरीत दिशा में होता है। कि कोई भी दो वस्तुएं हैं उनके मध्य परस्पर क्रिया होती है तो वो होती है बल। कोई भी दो वस्तुएं यानी एक उस पर जितना फोर्स लगा रही है दूसरी उस पर सेम फोर्स लगाएगी लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज द वर्क डन बाय नेगेटिव फोर्स। कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया जाता है। तो नकारात्मक बल वो बल होता है जिसमें जो वस्तु है वो बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। यानी कि फोर्स तो इस दिशा में लग रहा है लेकिन वस्तु इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में विस्थापित हो रही है, तो उसमें क्या होगा, उसमें नेगेटिव वर्क होगा। तो ये हमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है, इसमें दे रखा है कि यदि बल की दिशा लंबवत दिशा में हो तो नहीं होगा, कोणीय गति करती है उसमें भी नेगेटिव फोर्स नहीं होता है। सी दे रखा है जब वस्तु बल की विपरीत दिशा में गति करती है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी कि फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन जो वस्तु है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में गति कर रही है, तो उस अवस्था में
बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो नेगेटिव होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी ऑब्जेक्ट बाय अ सॉलिड सरफेस इन द नॉर्मल डायरेक्शन। किसी ठोस सतह द्वारा किसी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाया गया बल क्या कहलाता है। कोई ठोस सतह है, उस पर किसी वस्तु पर सामान्य दिशा में एक बल लगाया जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं सामान्य बल, नॉर्मल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ पुलिंग इज, कि खींचने का एक उदाहरण है। तो पहला है होस्टिंग द फ्लैग, ध्वज को फहराना। तो ध्वज को फहराना एक जो है एग्जाम्पल ऑफ पुलिंग है, क्योंकि झंडा फहराते समय उसमें जो डोरी लगी होती है उसको हम खींचते हैं तो उस पर खिंचाव बल लगता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी दरवाजा खोलना, पर्दा उठाना, धक्का देना, तो इसमें जो है पुश फोर्स लगता है, उसमें हम धक्का देते हैं तो उसमें जो है खींचने वाला फोर्स नहीं लगता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ऑल फोर्सेस है, सभी बलों में होता है। तो बल जो है एक सदिश राशि है, बल क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होंगे, परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए कि जितने भी फोर्स हैं उनमें परिमाण और दिशा होते हैं। अब बल जो है वो बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि हमारा गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है, कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल लगता है, चुंबकीय बल होता है, तो जो बल हैं वो बहुत तरीके के हो जाएंगे। तो लेकिन जितने भी फोर्स हैं सब में परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। अगला क्वेश्चन है ए कार इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, कि यहाँ पर u हमें दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा हमें चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। और ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं, यानी कि रुक रहा है मतलब उसका जो अंतिम वेग है वो कितना हो रहा है, 0, और समय कितना लग रहा है, 4 सेकंड, और द्रव्यमान दिया है हमें 1000 किलोग्राम। तो सब चीज़ें मिल गई हमें, बल निकालना है, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 1000 kg द्रव्यमान, V 0-20/4, तो यहाँ से ये कटेगा तो 5 और 1000 से गुणा करेंगे तो 5000 न्यूटन। अब ये नेगेटिव में आएगा फोर्स, नेगेटिव का मतलब ये है कि इसमें ये मंदन को दर्शा रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, जो है स्पीड जो रुक रही है, तो ये इसमें यहाँ पर इसलिए नेगेटिव जो है इसमें साइन आ रहा है। तो यहाँ पर हमें 5000 न्यूटन नहीं दिया, इसको 10 की पावर में चेंज कर दिया है, तो हो जाएगा 5 × 10⁻³ न्यूटन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज, कि कोई भी वस्तु है उस पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो उस गुरुत्वाकर्षण बल को हम किस नाम से जानते हैं। कि कोई भी, ये हमारी पृथ्वी है और कोई भी वस्तु है, तो वस्तु को पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, उस पर क्या लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल, और जो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी लगाती है उसी को हम कहते हैं भार। तो जो भार होता है, वेट, वो क्या है, एक तरीके का बल है, और कौन सा बल है, गुरुत्वीय बल। तो कोई भी वस्तु पर जो गुरुत्वीय बल लगता है पृथ्वी की तरफ से उसको हम कहते हैं भार, तो ये हो जाएगा वेट, वजन। W इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, g, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू m इंटू जी। आगे हम बात करेंगे मोमेंटम की, संवेग की। देखिए संवेग, तो संवेग की बात करें उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास ऑफ 40 kg एंड वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड। तो संवेग P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी, द्रव्यमान गुणा वेग। तो P निकालना है हमें, द्रव्यमान दिया है 14 और वेलोसिटी दी है 28, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 392 kg इंटू में मीटर प्रति सेकेंड, तो ये हमें दे रखा है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी कॉल्ड, द्रव्यमान और गति का गुणनफल क्या कहलाता है। तो द्रव्यमान और गति यानी कि m इंटू वी, एम इंटू वी क्या होता है, संवेग p, और यहाँ से यदि हमें इसकी ऐसा यूनिट पूछ ले कि संवेग की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो वो क्या हो जाएगी, द्रव्यमान की यूनिट kg और वेलोसिटी की हो जाएगी मीटर प्रति सेकेंड, तो ये इसकी SI यूनिट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी संवेग। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस कैलकुलेट्स मोमेंटम, कि कौन सी समीकरण संवेग की गणना करती है। तो वही क्वेश्चन है, इसमें जो है उसमें दिया था कि द्रव्यमान और जो गति है उसको गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इसमें पूछा है कि संवेग हम कैसे निकालेंगे।
तो संवेग हम कैसे निकालते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया है व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m/2 एंड हुज वेलोसिटी इज 2v। तो उसका संवेग हमें निकालना है। द्रव्यमान कितना दिया है, m/2, और वेलोसिटी कितनी दी है, 2v। तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mv, ऑप्शन बी। नेक्स्ट द मोमेंटम ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। पहला दिया है गतिमान वस्तु का संवेग इसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं द्रव्यमान पर, क्योंकि p इज इक्वल टू होता है m इंटू वी, तो द्रव्यमान और वेलोसिटी दोनों पर निर्भर करता है। बी दिया है गतिमान वस्तु का संवेग इसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, तो इसमें दोनों दिए हैं, तो ये ज्यादा सही होगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया है कि इफ द वेलोसिटी इज डबल्ड देन, यानी कि यदि वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसके संवेग में और उसकी गतिज ऊर्जा में क्या फर्क पड़ेगा। पहले स्टार्टिंग की बात करें तो P1 इज इक्वल टू है हमारे पास m इंटू वी। उसके बाद वेलोसिटी को कितना कर दिया, 2v कर दिया, तो P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू 2v इज इक्वल टू 2mv, और mv को लिख सकते हैं तो P2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2p1। तो संवेग तो हो गया दो गुना। तो वैसे तो ये एक ही ऑप्शन में दे रखा है कि संवेग दो गुना होगा, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, लेकिन गतिज ऊर्जा भी हम जो है निकाल लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा जो हमारी स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी 1 थी वो थी 1/2mv², लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी सेकेंड आएगी वो हो जाएगी 1/2m2v², क्योंकि वेलोसिटी दुगुनी हो गई, तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/2mv², और 2 का स्क्वायर कितना है, 4, तो 1/2mv² को हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 1। तो काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू हो जाएगी 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी 1। तो गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ेगी और संवेग 2 गुना बढ़ेगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है इन ए कोलिजन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज, कि एक टक्कर में प्रणाली का संवेग हमेशा कैसा रहेगा। तो इसमें जो है वो हमेशा संरक्षित रहता है, क्या रहता है, जो संवेग होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है। यदि कोई वस्तु है तो उस पर कोई भी वस्तु टकरा रही है, ठीक है, तो उनमें गति से पहले संवेग यानी कि m1v1 इज इक्वल टू होता है m2v2, उनमें गति के बाद भी उनका जो संवेग होता है वो बराबर रहेगा, तो संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट द मोमेंटम कंसिस्ट ऑफ, संवेग में क्या होता है, तो संवेग क्या है, एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है संवेग भी, तो इसमें भी परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए लाइट एंड ए हेवी बॉडी इज द सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ग्रेटर मोमेंटम। यानी कि एक वस्तु का द्रव्यमान जो है दूसरी से ज़्यादा है, m1 ग्रेटर देन m2 है, तो m1/m2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। इसके बाद इसमें दिया है कि इनकी गतिज ऊर्जा समान है, यानी कि 1/2mv1² इज इक्वल टू 1/2mv2² बराबर है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, m1 और m2। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा 1/2 m1v1² इज इक्वल टू m2v2² आ जाएगा। अब इसमें हम ऊपर नीचे इधर तो m1 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा m1² v1² बटे m1, और ये हो जाएगा m2² बटे m2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, संवेग का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा p1² बटे m1 इज इक्वल टू p2² बटे m2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा p1 बटे p2 का स्क्वायर बराबर m1 बटे m2। तो m1 बटे m2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ से p1² बटे p2² भी ग्रेटर देन 1 होगा, ये ग्रेटर देन 1 है, तो p1² ग्रेटर देन p2², देयर इम्प्लाइज p1 ग्रेटर देन p2। तो जो पहली वस्तु है उसका संवेग ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा, जो भारी वस्तु है
उसका संवेग ज़्यादा होगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी ए हुज मास इज 2 kg एंड बॉडी बी हुज मास इज 3 kg आर मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर एट ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम ऑफ कोलिजन द इलास्टिक इम्पैक्ट विल बी। ये दो वस्तुएं दे रखी हैं, एक 2 किलोग्राम का उसका द्रव्यमान है और 4 मीटर प्रति सेकेंड उसकी वेलोसिटी है। दूसरी दी है इसका द्रव्यमान 3 kg है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर प्रति सेकेंड है। वो दोनों आपस में टकरा रही हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में टकरा रही हैं, तो ये पूछ रहा है कि टक्कर के समय इसमें जो इलास्टिक इम्पैक्ट होगा वो किस दिशा में होगा। तो उसमें जो इलास्टिक इम्पैक्ट होगा वो दोनों के विपरीत दिशा में होगा। किसमें होगा? इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट है, ए 40 ग्राम बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए गन ऑफ मास 3 kg हैज वेलोसिटी ऑफ 180 मीटर पर सेकेंड फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। एक 40 ग्राम की गोली है और 3 किलोग्राम की बंदूक से उसको दागा जाता है, जिसकी स्पीड कितनी है? 180 मीटर प्रति सेकेंड। तो बंदूक की प्रत्यास्थ गति क्या होगी? तो यदि इसमें रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है तो यहाँ से हमारे पास m1v1 इज इक्वल टू होगा -m2v2। तो रिकॉइल वेलोसिटी में m1v1 तो हम ले रहे हैं बंदूक का, तो बंदूक का द्रव्यमान कितना दिया है? 3 kg। ठीक है, और v1 हमें दिया है, v1 हमें निकालना है। v1 क्या करना है? v1 हमें ज्ञात करना है। और m2 कितना दिया है? m2 दिया है 40 ग्राम। तो 40 को हम kg में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा, 40 में हम 1000 का भाग दें, 40/1000। और v2 कितना दिया है हमें? 180 दिया है। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.43 इंटू v1 इज इक्वल टू -0.4 और v1 निकालेंगे 0.4 में 3 का भाग देंगे तो ये लगभग आएगा, ये कितना है? गुणा में 18 भी है, तो 18 से इसको काटेंगे तो ये चला गया 6 बार और 6 चौक 24, तो ये हो गया -2.4 मीटर पर सेकेंड। तो बंदूक की प्रत्यास्थ गति कितनी हो जाएगी? 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमें इस कंडीशन में क्या करना है? यहाँ पर हमें संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाना है। और संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी वस्तु है तो उसमें टक्कर से पहले संवेग और टक्कर के बाद संवेग हमेशा बराबर होगा। तो ये इसमें जो है मोमेंटम कंजर्वेशन का जो है प्रिंसिपल लगेगा। नेक्स्ट है, इन ए सिस्टम व्हेन देयर इज ए कोलिजन बिटवीन टू नॉन इलास्टिक बॉडीज इट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि कोई दो नॉन इलास्टिक वस्तुएं हैं और वो आपस में टकराती हैं तो उनमें क्या होगा। तो ये तो हम बात कर चुके हैं कि कोई भी दो वस्तुएं यदि टकराती हैं आपस में तो उनमें संवेग तो संरक्षित रहेगा लेकिन उनकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी कि उनकी गतिज ऊर्जा में तो परिवर्तन होता है लेकिन संवेग संरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है, ए क्यूब ऑफ मास 0.5 kg इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्मूथ सरफेस। कि एक m द्रव्यमान यानी कि m1 इज इक्वल टू हमें दे रखा है 0.5 kg। एक वस्तु है उसकी वेलोसिटी है v1 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है और वो एक चिकनी सतह पर गति कर रही है और वो आकर एक 1 किलोग्राम की वस्तु से टकराती है, यानी कि m2 कितना दिया है? 1 kg। और जो m2 है वो क्या है? स्थिर अवस्था में है, तो v2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। और टकराने के बाद दोनों वस्तुएं एक साथ गति कर रही हैं एक वस्तु के रूप में। तो दोनों यदि टकराने के बाद एक साथ गति कर रही हैं तो इनकी वेलोसिटी को हम मान लेते हैं कैपिटल V। ठीक है, और द्रव्यमान हो जाएगा इसका m1 प्लस m2 टक्कर के बाद। ये वाली जो कंडीशन है वो है टक्कर के बाद की कंडीशन। अब संवेग संरक्षण सिद्धांत से हम जानते हैं कि संवेग संरक्षण से टक्कर से पहले संवेग, तो टक्कर से पहले संवेग कितना हो जाएगा? m1v1 प्लस m2v2। टक्कर के बाद कितना हो जाएगा? द्रव्यमान कितना है? m1 प्लस m2 गुणा में v। तो m1v1 0.5 गुणा 2 प्लस m2 1 है, v2 0 है, इज इक्वल टू m1 कितना है? 0.5 प्लस 1 गुणा में v। तो 0.5 गुणा 2 तो ये हो जाएगा 1।
तो यहाँ से इसको सोल्व करने पर v आएगा 1/1.5। ये इसको हम लिख सकते हैं 2/3 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये है कैपिटल V, टक्कर के बाद की वेलोसिटी। ठीक है, तो हमें निकालना है कि उसकी ऊर्जा में कितनी हानि हुई। तो ऊर्जा हानि कैसे निकालेंगे? ऊर्जा हानि निकालेंगे कि पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो पहले वेलोसिटी होती है 1/2 गुणा m 0.5 गुणा v स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस टक्कर के बाद उसकी एनर्जी कितनी हो गई 1/2 गुणा द्रव्यमान कितना हो गया 1.5 गुणा और ये हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर। और अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें मिलती है 0.6 जूल। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये थोड़ा सा लेंदी था। इसमें पहले हमें संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाना है, उसके बाद गतिज ऊर्जा में कितनी हानि हो रही है वो निकालना है। नेक्स्ट है फ्लाइंग ए रॉकेट कैन बी अंडरस्टूड बाय। रॉकेट उड़ाना किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है या किस सिद्धांत से उसको हम समझ सकते हैं। तो रॉकेट का उड़ान भरना जो है वो कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, कि उसमें जो है उसके पहले भी संवेग और टक्कर के बाद संवेग जो है उसमें बराबर रहता है, तो कुल संवेग जो है वो उसमें कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आफ्टर ए सेल एक्सप्लोड्स मेनी पीसेस फ्लाई ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शंस व्हाट इज कंजर्व्ड इन दिस सिचुएशन। कि कोई एक सेल है उसमें विस्फोट होता है तो उसके कई टुकड़े विभिन्न दिशाओं में उड़ते हैं, तो इस स्थिति में क्या संरक्षित होगा। कोई भी जो है सेल है उसमें विस्फोट होकर उसके टुकड़े अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें परिणामी बल जीरो हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स उसमें जीरो हो जाएगा और उसमें संवेग जो है वो संरक्षित रहेगा। क्या रहेगा? संवेग संरक्षित रहता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है ए बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर प्रति सेकेंड। ये एक 2 किलोग्राम की गेंद है। m1 इज इक्वल टू कितना दिया है 5 kg। v1 कितना है 5 मीटर प्रति सेकेंड। m2 कितना दिया है 4 kg। दूसरी एक वस्तु है 4 kg की, वो एक स्थिर अवस्था में है, तो v2 कितना है 0। इससे टकराती है तो टक्कर के बाद जो है दोनों गेंदों की गति कितनी होगी। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हम जानते हैं ये हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू में v। m1 कितना दिया है 5 गुणा 5, सॉरी ये 2 दिया है ना m1, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 5 प्लस m2 कितना दिया है 4 और v2 कितना है 0, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। m1 प्लस m2 2 प्लस 4 गुणा में इसको हम कैपिटल वी ले लेते हैं, कैपिटल वी, तो ये हो जाएगा वी। तो यहाँ से ये तो 0 हो गया, 5 गुणा 2 10 हो गया, और 10 में 6 से डिवाइड करेंगे तो v1 प्लस v2 आ जाएगा हमारे पास 10/6, यानी कि 1.66 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल रही है। उसके बाद अब इसके लिए हमें सोल्व करने के लिए हमें एक इक्वेशन और चाहिए होगी। तो एक इक्वेशन तो हमें मिल गई संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, दूसरी हम m1v1 प्लस m2v2 निकाल लें। तो m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 0। तो यहाँ से m1v1 प्लस m2v2, m1 कितना है, m1 दिया है 2, 2v1 प्लस m2 कितना है 4v2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 10। तो v1 प्लस v2 इज इक्वल टू हो गया यहाँ से 5। अब इन ये 2v2 कितना हो जाएगा, ये हमें दे रखा है। यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन रही है 2 इंटू में v1 प्लस 4v2 इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 5। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें ये हो जाएगा v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 1.66। तो इसको सोल्व करें, माइनस 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 कर दें, तो यहाँ से बचेगा v2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3.33। तो v2 कितना हो गया 3.33। तो यहाँ से v1 कितना आ जाएगा, उसके बाद v1 आ जाएगा 1.66। तो जो v1 है वो हमारा आएगा माइनस में 1.66, यानी कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में गति करेगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी होगी। अगला क्वेश्चन है
200 kg truck traveling at 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विथ ए कार पार्क्ड एट ए ट्रैफिक लाइट। यानी कि एक 2000 किग्रा यानी कि M1 दिया है 2000 kg, 2000 kg का एक ट्रक है, उसकी स्पीड दे रखी है 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो एक कार है, उसका द्रव्यमान M2 है और उसकी वेलोसिटी कितनी है 0, क्योंकि वो स्थिर अवस्था में है, खड़ी है। उससे टकराता है और टक्कर के बाद दोनों एक साथ गति करते हैं, तो उसकी स्पीड कितनी है 8 मीटर प्रति सेकेंड और द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2000 प्लस M2 टक्कर के बाद। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से ये हो जाएगा M1v1 प्लस M2v2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2, दोनों एक साथ गति कर रहे हैं और इनकी वेलोसिटी। तो M1 कितना है 2000 गुणा में 10 प्लस M2 गुणा 0, M1 प्लस M2 2000 प्लस M2 गुणा में V कितना दिया है 8। तो यहाँ से इसको हम सोल्व करके M2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से M2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 500 kg, ऑप्शन सी।